नमस्कार, सुस्वागतम। बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 7 आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत गत राशिका में हमने कविवर सुदामा पांडे धूमिल के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन पर चर्चा की है। आज हम धूमिल द्वारा रचित भाषा की रात इस लंबी कविता का अध्ययन करेंगे। भाषा की रात इस कविता के केंद्र में भाषाई आंदोलन को रखा गया है। 70 के दशक में देश में कुछ चालाक बुद्धिजीवियों द्वारा भाषाई आंदोलन का आरंभ किया गया और इस भाषाई आंदोलन में किस प्रकार से सर्वसामान्य व्यक्ति को उनकी सक्रियता को पथभ्रष्ट किया गया, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है भाषा की रात यह कविता। कविता के आरंभ में ही भाषिक मुद्दे को किस प्रकार से राजनीतिक रंग देकर प्रस्तुत किया जाता है का बखूबी चित्रण कविवर धूमिल ने किया है। इस भाषाई आंदोलन की धुरी को किस प्रकार से सर्वसामान्य जनता के कंधों पर रखकर अपना स्वार्थ साधते शोषक वर्ग का चित्रण इस कविता में मिलता है। कविवर लिखते हैं, बजट के अंधेरे में नींद का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। नारों के पीछे चीजों का नाटक बनाती हुई भीड़ में किसी बेशऊर आदमी का बैरंग पुतला चटक चटक जल रहा है। उसकी राख फुटपाथ पर पड़े भिखारी के खाली कटोरे में गिर रही है और धुएं से ढके हुए इस आसमान के नीचे लगता है जैसे हर चीज झूठ है। झूठ है आदमी, देश, आजादी और प्यार, सिर्फ नफरत सही है। भाषाई आंदोलन का चित्र प्रस्तुत करते हुए कविवर लिखते हैं कि आंदोलन की आड़ में किस प्रकार से सर्वसामान्य जनता को एकत्रित कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की दुहाई दी जाती है और धीरे धीरे यही सविनय अवज्ञा आंदोलन उग्र रूप धारण करता है। भीड़ उग्र बनकर अवांछनीय कार्य करती है और राजनेता दूर से खड़ा होकर यह सारा तमाशा एकटक देखता रहता है। इस परिवेश में व्यक्ति, देश की स्वतंत्रता, आपसी भाईचारा, जनतंत्र सब के सब झूठे और बौने दिखाई देने लगते हैं। सभी ओर से केवल एक ही स्वर उभरता है और वह है नफरत का। नफरत सही है इस शहर में या उस शहर में, यानी कि मेरे या तुम्हारे शहर में चंद चालाक लोगों ने बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है। वे ये जानते हैं कि भूख से भागा हुआ आदमी भाषा की ओर जाएगा। उन्होंने समझ लिया है कि एक भुक्कड़ जब गुस्सा करेगा तो अपनी ही उंगलियां चबाएगा। स्वतंत्रता के पहले भारतीय जनमानस ने स्वतंत्र देश में रहने के जो सपने संजोए थे, वे सारे के सारे सपने स्वतंत्रता के पश्चात टूटकर बिखर गए। आम आदमी का मोहभंग हो गया। अंतर केवल इतना था कि स्वतंत्रता से पूर्व हम किसी अन्य व्यक्ति के गुलाम थे और स्वतंत्रता के पश्चात हमें अपने ही घर में अपनों द्वारा ही छला जा रहा था।
और ये छलने वाले वे लोग थे जिनके हाथ में जनतंत्र के नाम पर सर्वसामान्य जनता ने शासन की बागडोर थमाई थी। ये लोग भली भांति जानते हैं कि सर्वसामान्य व्यक्ति यदि अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाए तो इसका नुकसान उन्हें सहना पड़ेगा, और इसी दृष्टि से भूख की जगह भाषा की ओर वे सर्वसामान्य व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट करते हैं, क्योंकि सर्वसामान्य व्यक्ति जब तक उलझा रहेगा तब तक उन्हें अपनी सत्ता से, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इस दृष्टि से भाषाई आंदोलन की आड़ में जनता का शोषण करना तथा भाषा जैसे मुद्दे को राजनीतिक रंग देना इन स्वार्थी राजनीतिज्ञों का काम है, जिस पर कविवर धूमिल प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन चालाक लोगों ने अब जनता के मन में अपना घर बनाने की दृष्टि से अपनी उपाधियां लौटाना आरंभ कर दिया है, और अब वे लौटा रहे हैं उपाधियां और अलंकार। उत्तेजित भीड़ का कवच धारण करने के लिए उनकी बनियानों के नीचे छिपी हुई खून की कटार इस बार फिर परोपकारी कलम में तब्दील हो गई है, और लोग लिपियों के अंधे कोहराम में देखते ही देखते एक परिचित चेहरा किसी तत्सम शब्द की तरह अपरिचित हो गया है। यहाँ पर कविवर धूमिल पाठकों का ध्यान उस स्थिति की ओर आकृष्ट कर रहे हैं जिस स्थिति में परिवर्तन समय की मांग है। समूचे देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। सर्वसामान्य जनता भूख और गरीबी से जूझ रही है, और इन भूख और गरीबी से जूझते लोगों के बीच खाते पीते लोग एक शगल के तौर पर भाषाई आंदोलन को ले आए हैं। इस आंदोलन के पीछे वास्तविकता कम और नाटक ही अधिक दिखाई दे रहा है। भाषा के इस नाटकीय आंदोलन के पीछे आदमी, देश, आज़ादी, प्यार जैसी संकल्पनाओं को नफरत धता बता रही है। राजनीतिज्ञ भूख की समस्या को दूर रखकर भाषा की आड़ में भूख से पीड़ित जनता का शोषण कर रहे हैं। वे इस बात को जानते हैं कि भूखा आदमी गुस्से में अपना ही नुकसान करेगा, और इसीलिए भाषाई आंदोलन को खड़ा कर सर्वसामान्य व्यक्ति को पथभ्रष्ट करना इन राजनीतिज्ञों का मूल उद्देश्य है। धूमिल ने भाषाई आंदोलन को इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश इस कविता के माध्यम से की है। भाषाई मुद्दे के नाम पर सर्वसामान्य जनता को भड़काना और उसे भाषाई आंदोलन का रूप देना इन चालाक राजनेताओं की एक चाल मात्र है। आगे कविवर लिखते हैं, एक तारा टूटा है उत्तर से दक्षिण की ओर, रोशनी की भीगती हुई गूंज के सिरे से छूटकर गिरा है लुंड मुंड चीखता हुआ आसमान, जैसे आत्महत्या की कोशिश करता हुआ कोई आदमी हो। रस्सी टूटने से जमीन पर गिरा है,
शहर दूसरे शहर की अफवाहों से घिरा है। बख्तरबंद गाड़ियों का दस्ता तुम्हारी बगल से अभी अभी गुजरा है और तीन मुंह वाली एक खौफनाक परछाई तुम्हारे सामने टांग पसार कर बेझिझक लेट गई है। यह भाषा की रात है, नंगी, ठंडी और काली, तीन मुंह वाली यह भाषा की रात है। तुम्हारी ऊब का चेहरा पहनकर हत्यारों ने फिर उसी जुबान में बोलना शुरू किया है जिसमें तुम्हारे बचपन की लोरियों की गंध है, जो तुम्हें बेहद पसंद है। उनके भीतर लाल फीतों वाली मौका परस्त बौनी भलमन साहत दोबारा जगी है और सहसा उनकी सहानुभूति तुम्हारे पसीने की बदबू से मेल खाने लगी है। यानी कि उन्होंने मान लिया है जो बीमार है उसे रोशनी में नंगा होने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सुरक्षित कर दिए हैं तुम्हारे संतोष के लिए पड़ोसी देशों की भूखमरी के किस्से, तुम्हारे गुस्से के लिए अखबार का 8वां कॉलम, अर्थात जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने अपने हित के लिए शासक के तौर पर चुनकर उनके हाथों में शासन की बागडोर सौंपी थी, वही आज किस प्रकार से जनता की अज्ञानता का, उनकी विवशता का फायदा उठाकर केवल अपना स्वार्थ साध रहे हैं, इसका अतिशय वास्तविक चित्रण भाषा की रात करती हुई दिखाई दे रही है। सामान्य जनमानस की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने की अपेक्षा उन्हें भाषा जैसे मुद्दों में उलझाकर अपना उल्लू सीधे करते शासक वर्ग ने सर्वसामान्यों के लिए यदि कुछ सुरक्षित किया है तो वह केवल पड़ोसी देशों की भूखमरी के किस्से हैं। यदि इनके गुस्से के लिए कुछ सुरक्षित किया गया है तो वह केवल अखबार का 8वां कॉलम है, अर्थात कथनी और करनी के बीच के अंतर की ओर यहाँ पर कविवर धूमिल संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाषाई मुद्दे के नाम पर देश की जनता दिशाहीन होती जा रही है। उनकी सक्रियता को, उनके पथ को भ्रष्ट किया जा रहा है और आपस में उन्हें भाषाई मुद्दे पर एक दूसरे के विरोधी के रूप में खड़ा किया जा रहा है। इन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की इस स्वार्थी वृत्ति को सर्वसामान्य जनमानस समझने की मुद्रा में नहीं है। इस संदर्भ में कविवर लिखते हैं, लेकिन तुम अपने आप में डूबे हुए चुपचाप खड़े हो, किताबों में छपे पेड़ की तरह मौसम से बेखबर, और मैं तुम्हें वक्त में वापस खींच लाने की कोशिश में लगा हूँ। नहीं, मुझे इस तरह डबडबाई हुई आंखों से मत घूरो। मैं तुम्हारे ही कुनबे का आदमी हूँ, शरीफ हूँ, सगा हूँ। फिलहाल तुम्हें गलत जगह डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर साथ ही यह भी साफ कर दूँ कि मेरा साहस राशन कार्ड में लिखे एक फालतू नाम की दलील से अधिक और कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं भी भयभीत हूँ। व्यवस्था की खोह में हर तरफ बूढ़े और रक्त लोलुप मशालची घूम रहे हैं। इतिहास की ताजगी बनाए रखने के लिए नौजवान और सफल मौतों की टोह में उन्हें हमारी तलाश है। उन्होंने जलते हुए आदमी को झंडे की तरह उठा लिया है और उस हमारे चेहरों पर गाड़ना चाहते हैं। उन्हें हमारी तलाश है। ज़मीन की जली हुई जिल्द पर खड़ा रोशनी सूंघने वाले जासूस कुत्तों का एक खतरनाक झुंड उनके इशारों का इंतज़ार कर रहा है। हम हर तरफ जागते रहो कि करिश्मे गश्त कर रहे हैं। कल तक मुंह में जीभ डालकर बोलने वाला प्यारा पड़ोसी आज
देशी दांतों की दोस्ती से भी डर रहा है। जनता की भलमनसाहत का फायदा उठाकर शासक वर्ग उन्हें केवल पड़ोसी देशों की भूखमरी के किस्से सुनाकर ही संतोष प्रदान कर रहा है। यह भाषा की रात है, चीजें या तो झुक रही है या पीछे हट रही है। भाषा और भाषा के बीच की दरार में उत्तर और दक्षिण की तरफ फन पटकता हुआ एक दो मुहा विषधर रेंग रहा है। रोजी के नाम पर, रोटी के नाम पर जगह जगह जहर फेंक रहा है। और वह देखो कि प्रांतीयता का चेहरा लगाए हुए कोई घुसपैठिया है, और वह देखो वहाँ वे तैश भरे चेहरे, वे मेरे देश के हम उम्र नौजवान जिनकी आंखों में रोजगार दफ्तर की नौन छही ईंटों का अक्स झिलमिला रहा है। वे मेरे दोस्त किस तेजी से तोड़ना चाहते हैं भाषा का भ्रम, लेकिन रेल का डिब्बा टूट रहा है। सामान्य जन की सक्रियता तथा दिशा को भ्रष्ट करती व्यवस्था की ओर तथा व्यवस्था में पीसते सर्वसामान्य व्यक्ति की ओर कविवर यहाँ पर संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल की राशिका में पुनः हम इस कविता पर और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।